गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। MTS 557 का सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन आइए देखते हैं। और MTS रेगुलर देते रहिए। MTS में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनसे आपको फायदा होगा, उनके सोल्यूशन से भी आपको फायदा होगा। और जिन क्वेश्चंस के सोल्यूशन हम लोग यहाँ पर बताते हैं, उनके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना है तो कोचिंग आकर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए। तो जब मैं वो व्हाट्सअप देख लूँगा तो उसके 10-15 मिनट के बाद मैं आपको उसका सोल्यूशन बना के फ़ोटो खींच के आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर कोचिंग आने का टाइम नहीं है क्योंकि तैयारी का टाइम चल रहा है, तो जितने क्वेश्चन अच्छे वाले हैं उनके डिस्कशन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे वीडियो के माध्यम से। और जैसा कि मैंने कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन तब भी आपको और उसके अलावा पूछना है तो आप मेरे नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए, ठीक है ना। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए। ठीक है ना, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको आपके नंबर पर सोल्यूशन का रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं जल्दी से। एक पर्सन है जो एक रोप को बिल्कुल सीधे अपने हाथ पे पकड़ के रखता है, ठीक। उसके बाद इस रोप के सेंटर पर एक मांस लटका दिया जाता है। मांस हैंड किए जाने की वजह से रोप थोड़ा सा झुक जाती है और उसका शेप इस प्रकार से हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब सेंटर पर मांस लटकाएंगे तो रोप झुक जाएगी और ये हो जाएगा इसका वेट। रोप जब झुक जाएगी तो उसमें एक एंगल आ जाएगा और हाँ, एक एंगल आ जाएगा। माना कि एंगल यहाँ से कितना आ गया, थीटा आ गया। थीटा आप यहाँ से मानना चाहें यहाँ से मान सकते हैं, वर्टिकल से मान सकते हैं, हॉरिजॉन्टल से मान सकते हैं। इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल से मानने में थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल से माना। यहाँ पे टेंशन आ जाएगा, सिमेट्री होने की वजह से दोनों रोप्स में टेंशन की वैल्यू सेम होगी। ये देखिए टेंशन सेम होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि इस टेंशन को कितना बढ़ाया जाए कि रोप फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाए। ये मेरा क्वेश्चन है कि रोप में टेंशन को कितना बढ़ाया जाए कि ये रोप फिर से ऐसी ही हो जाए, मास लटके होने के बावजूद भी फिर से ऐसी हो जाए, ऐसा चाहते हैं, ठीक है ना। आइए पहले तो हम ये देखें कि ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होंगे, ठीक है ना। तो ये कंपोनेंट टी कॉस थीटा एंड ये कंपोनेंट टी साइन थीटा। इस तरीके से इस वाले टेंशन को देखें तो ये कंपोनेंट टी कॉस और ये कंपोनेंट टी साइन थीटा, ठीक है ना। तो टी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और टी साइन थीटा वाले कंपोनेंट मिलकर एक दूसरे को बॉडी के वेट को बैलेंस करेंगे। तो 2t साइन थीटा इज इक्वल टू mg। 15g कह दीजिए या mg कह दीजिए, जैसे आपको लगे। चलिए mg बोल दिया जाए, mg हो गया। इस प्रकार से t इज इक्वल टू mg अपॉन 2 साइन थीटा, mg अपॉन 2 साइन थीटा। अब ये चाहते हैं कि टेंशन को कितना बढ़ाया जाए कि ये रोप हॉरिजॉन्टल हो जाए। रोप हॉरिजॉन्टल होने का मतलब है कि थीटा का मान 0 बनाना चाहते हैं। फॉर थीटा टू बी 0, t is equal to mg upon 2 sin 0 is equal to 0, मतलब mg upon 0 यानी कि इनफाइनाइट टेंशन। और इनफाइनाइट टेंशन दिया नहीं जा सकता, इसलिए हम लोग बोलते हैं नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो इस सवाल का मैथमेटिकल आंसर होगा कि टेंशन शुड बी इनफाइनाइट, और इसका फिजिकल आंसर ये होगा कि क्योंकि कोई भी टेंशन अनंत के बराबर नहीं बनाया जा सकता, कोई भी बल अनंत के बराबर, इनफाइनाइट के बराबर नहीं हो सकता। कोई भी बल वेरी वेरी लार्ज तो हो सकता है लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कितना भी हाई टेंशन डेवलप करने के बावजूद भी हम इस रोप को हॉरिजॉन्टल नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन अच्छा है, आपने बहुत देखा होगा, बहुत सुना होगा क्वेश्चन, ये रहा होगा कई बार आपने इसको टेस्ट पेपर्स वगैरह में, बुक्स वगैरह में, अनसॉल्व में देखा होगा। अगला क्वेश्चन है कि ये जो डायग्राम आपके सामने बना हुआ है पोजीशन के साथ फोर्स का ग्राफ, तो इस ग्राफ को देखकर ये पता लगाना है कि कौन सी पोजीशन पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। पहली बात तो देखिए x इज इक्वल टू 0 पर इक्विलिब्रियम होगा, और हाँ ये पॉइंट A है और ये इस पॉइंट को B बोला गया, हाँ, और इस पॉइंट को C बोला गया। हाँ जी, नहीं A B यहाँ बोला गया
और सी यहाँ पर बोला गया, उसके बाद डी और ई नोटेशन दी है, ये पोजीशन है ए बी सी डी ई, ठीक है ना। तो x बराबर 0 पर इक्विलिब्रियम मिलेगा, x बराबर 0 पर इक्विलिब्रियम मिलेगा, लेकिन क्योंकि इस पॉइंट पर जो स्लोप है, ये देखिए जरा, जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, और अगर फोर्स x ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है तो इक्विलिब्रियम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ये सब बातें क्लासरूम में आपको पढ़ाई गई है, मैंने पढ़ाई है। और फिर x इज इक्वल टू पोजीशन C पर भी इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि यहाँ पर भी फोर्स 0 है, यहाँ पर भी फोर्स 0 है, और इस जगह पर जो स्लोप आ रहा है देखिए वो नेगेटिव आ रहा है, ये देखिए थीटा 90 से बड़ा है, तो इस जगह पर जो इक्विलिब्रियम होगा वो स्टेबल होगा, ठीक है ना। और अब आप पॉइंट E पर देख लीजिए, हालांकि हाँ E पर भी इक्विलिब्रियम होगा एट x इज इक्वल टू पोजीशन E। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस जगह पर जो स्लोप है, अगर ये ग्राफ आगे बढ़ के बना होता तो ज़्यादा हम आपको चेक करा पाते, ज़्यादा अच्छे से आपको चेक करा पाते। ये अगर ऐसे बना होता तो पॉइंट E पर जो स्लोप है वो देखिए फिर से पॉजिटिव है, तो एट E इक्विलिब्रियम तो होगा। इक्विलिब्रियम इसलिए होगा क्योंकि इस पॉइंट पर भी फोर्स 0 शो किया जा रहा है। आप देखिए, ध्यान से देखा करिए, यहाँ पर फोर्स 0 है, यहाँ पर फोर्स 0 है, यहाँ पर फोर्स 0 है, और कहीं पर भी फोर्स 0 नहीं है। फोर्स ये है, देखिए फोर्स यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। तो ये जो पॉइंट पोजीशन E है, वहाँ पर भी अगर पार्टिकल को रखा जाए तो उस पार्टिकल मतलब उस ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उसे इक्विलिब्रियम मिलेगा, लेकिन स्लोप 90 से कम होने की वजह से ये इक्विलिब्रियम भी अनस्टेबल होगा। तो तुमको ये बात ध्यान रखनी है कि जहाँ जहाँ पर फोर्स 0 है वहाँ पर इक्विलिब्रियम बताना है, ठीक है ना, उन पोजीशन पर इक्विलिब्रियम बताना है। और जहाँ जहाँ पर x ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है वहाँ पर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जहाँ जहाँ पर x ग्राफ का स्लोप नेगेटिव है वहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ऐसा आपको आंसर करना है। ये सब क्यों होगा, ये लॉजिक हम आपको पहले ही दे चुके हैं। देखिए आइए आपको फिर से बता दें, f इज इक्वल टू माइनस du बाई dr, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दें तो df बाई dx इज इक्वल टू x कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन d2u अपॉन dx2, इस प्रकार से d2u अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस df बाई dx, ठीक है ना। तो जहाँ पर जो fx ग्राफ का स्लोप वेयर जहाँ पर भी fx ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होगा वहाँ पर d2u अपॉन dx2 नेगेटिव होगा, और d2u अपॉन dx2 नेगेटिव होने का मतलब है कि u मैक्सिमम होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। और जहाँ जहाँ पर भी ध्यान से देखिएगा, और जहाँ जहाँ पर भी d2u अपॉन जहाँ जहाँ पर भी fx ग्राफ का स्लोप यानी कि df बाई dx जहाँ जहाँ पर भी नेगेटिव होगा वहाँ पर d2u अपॉन dx2 पॉजिटिव होगा, और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब है u विल बी मिनिमम, उस जगह पर u का मान मिनिमम होगा, और पोटेंशियल एनर्जी u मिनिमम होने का मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से देखा जाता है। ये मैंने आपको लॉजिक बता दिया। उन लोगों को जो ये कॉन्सेप्ट्स भूल गए हैं उनको मैंने ये एनालिसिस बता दी है, एक बार रिपीट कर दीजिए, ध्यान से देख लीजिए और तैयारी कर लीजिए ठीक से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बॉल ड्रॉप फ्रॉम हाई टच, दिस बॉल इज कंटिन्यूअसली रिबाउंडिंग, लगातार रिबाउंड कर रही है। बॉल को h हाइट से ड्रॉप किया गया, टक्कर में एनर्जी का लॉस होने की वजह से अगली बार जो h होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा, फिर ये बॉल वापस आएगी, फिर से एनर्जी का लॉस होगा और फिर से h उतना अच्छा नहीं बन पाएगा, कम होता जाएगा, और फिर अगली बार जब बॉल टकराएगी फिर रिबाउंड होगी तो फिर से उस हाइट पर नहीं पहुंच पाएगी। इस प्रकार से इसकी हाइट लगातार कम होती जाएगी और ये प्रोसेस अनंत बार होगा, ठीक है ना, इनफाइनाइटली टाइम्स होता ही रहेगा, ठीक है।
हाँ, इनफाइनाइटली टाइम्स इसलिए होता रहेगा क्योंकि जब बॉल जमीन से टकराती है तो रिबाउंड जरूर होती है, उसकी वेलोसिटी जीरो कभी नहीं हो पाती है। भले ही हमें बॉल ऐसा लगे कि बिल्कुल रुक गई है, लेकिन तब भी वो वाइब्रेट कर रही होती है, ऐसे 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 वाइब्रेट कर रही होती है। हालांकि हम अपने आईज से उस बात को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन साइंस कहती है, फिजिक्स कहती है कि हर टक्कर के बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी कितनी भी कम क्यों ना हो, लेकिन वेलोसिटी होगी, यानी कि ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। तो मेरा क्वेश्चन है कि पूरे प्रोसेस में बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आइए डिस्टेंस ट्रेवल्ड को देखते हैं। एक तो h हो जाएगा, फिर h1 2 बार जाना आना, h2 भी 2 बार जाना आना, h3 भी 2 बार जाना आना, h4 भी 2 बार जाना आना, और ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं h1 बराबर e स्क्वायर h होता है, और h2 बराबर e की पावर 4h होगा, और h3 बराबर e की पावर 6h होगा, और h4 इक्वल टू e की पावर 8h होगा। इस तरीके से हम यहाँ से h को कॉमन ले सकते हैं। तो 1 + 2 e स्क्वायर + 2 e टू द पावर 4, 2 e टू द पावर 6, 2 e टू द पावर 8 अप टू इन्फिनाइट। और अब हम अगर यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो e स्क्वायर e की पावर 4, e की पावर 6, e की पावर 8 अप टू इन्फिनाइट, ठीक है ना। और ये आप देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी बन रही है। और जीपी को सॉल्व कैसे करते हैं, पहला टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो ई स्क्वायर है। कॉमन रेशियो क्या होता है, जब जीपी बनती है तब कॉमन रेशियो टर्म डिफाइन होता है। और कॉमन रेशियो क्या होता है, किसी भी अगले टर्म में पिछले को भाग देंगे तो दिस बाय दिस ई स्क्वायर आएगा, दिस बाय दिस ई स्क्वायर आएगा, दिस बाय दिस ई स्क्वायर आएगा। और जहाँ तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है वहाँ तक जीपी होती है, और उसके पहले अगर प्रोसेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो वहाँ से जीपी खत्म हो जाती है। तो एक्चुअली ये जो 1 टर्म है वो जीपी में शामिल नहीं है, ये अलग है। जीपी जो शुरू हुई है, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जो शुरू हुई है वो एक्चुअली यहाँ से शुरू हुई है। जितना मैं वाइट से आपको दिखा रहा हूँ ये पार्ट जीपी का पार्ट है, और उसके पहले जो टर्म 1 है वो जीपी का पार्ट नहीं है, इसलिए 1 को अलग रखा गया है और बाकी को जीपी के अंडर में सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है। सो दिस बिकम h, और 1 प्लस ई स्क्वायर, हाँ एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस ई स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर टाइम्स h। तो क्वेश्चन ये अच्छा है, कोलिजन से रिलेट कर रहा है। किसी बॉल का ग्राउंड में कॉन्टिन्यूअस कोलिजन होना और बार बार रिबाउंड होना और चली गई टोटल डिस्टेंस बाय द बॉल का ये क्वेश्चन आएगा। ये ऑप्शन नंबर सही है, ये प्लस, ठीक है ना, ऑप्शन 3 सही है। आइए आगे चलेंगे तुरंत। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना है तो व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे जो मैंने आपको वहाँ पे पहले लिख के दिया था, और आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी एमटीएस जिन लोगों ने ज्वाइन कर रखा है उनके लिए अगले 1 महीने का कुछ प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, जिसमें उनको कुछ एक्सक्लूसिव बातें और एक्सक्लूसिव पॉइंट्स उनको बताए जाएंगे। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि एमटीएस में जितने भी सिंसियरिटी से पेपर दे रहे पढ़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एमटीएस देने वाले लगभग सारे स्टूडेंट्स 2023 नीट के रिजल्ट में कामयाब होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आप थोड़ा सिंसियरिटी से पेपर देते रहिए, सोल्यूशन पे ध्यान देते रहिए। जो क्वेश्चन ना आए और यहाँ पे डिस्कस बाय चांस नहीं हुआ और आपको पूछना है उसको व्हाट्सअप करिए, उसका सोल्यूशन भेजेंगे। पूरी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स आपको देंगे कि जो 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप के आएंगे वो आपके गलत ना हो, क्योंकि कभी कभी कोई स्टूडेंट ऐसा भी होता है जो न्यूमेरिकल में काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन जब थ्योरी की बात आती है तो उसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ा हुआ नहीं होता है। न्यूमेरिकल कर करके एक्सपर्ट हो जाते हैं, लेकिन थ्योरी में कुछ कमजोरी रह जाती है। तो ऐसे थ्योरेटिकल पॉइंट्स खासकर मॉडर्न फिजिक्स और ग्रेविटेशन वगैरह चैप्टर में, एसएचएम वगैरह चैप्टर में बहुत अच्छी थ्योरेटिकल पॉइंट, सर्कुलर मोशन चैप्टर में अच्छे थ्योरी पॉइंट्स बनते हैं, वो सब आपको डिलीवर किए जाएंगे। आप प्रॉपरली उनको एक बार में ही देख लीजिएगा, क्योंकि जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं उनको आप एक बार में ही कम से कम 40-50 क्वेश्चन देख सकते हैं, और उनके आंसर लगे ही होंगे तो आप आंसर देकर समझ जाएंगे लॉजिक क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ठीक है।
आइए आगे चलते हैं जल्दी से। एक हॉरिजॉन्टल रॉड है, रॉड में 2 बीट्स हैं, 2 रिंग है मतलब, और रॉड को हमने ओमेगा नॉट वेलोसिटी से घुमाना स्टार्ट किया। तो जब रॉड घूमना स्टार्ट कर देगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लगने की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से दोनों बीट्स बाहर की तरफ भागेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है, हाँ जब बाहर की तरफ भागेंगे तो सिस्टम चेंज होगा, जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होगी, जबकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। क्योंकि अगर सिस्टम में 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें कौन सी, एक रॉड है, दूसरे 2 रिंग है, 3 चीज़ें हैं और 3 के अलावा कोई चौथी चीज़ नहीं है, इसलिए हम इन 3 चीज़ों का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि जब ये दोनों बीट्स किनारे पर पहुंच जाएंगे तो इस सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। तो आइए जे इनिशियल इज इक्वल टू जे फाइनल, इस तरीके से शुरुआत करें, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ये इसलिए हम लगा पा रहे हैं क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू 0, और जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है, 3 चीज़ें हैं और तीनों एक दूसरे पर टॉर्क लगा रही हैं, जो भी लगा रही है आपस में ही लगा रही है, कोई चौथी चीज़ टॉर्क लगाने वाली नहीं है, और ऐसी कंडीशन में हम इन तीनों का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा सकते हैं। ठीक है ना। तो इनिशियली देखिए I1 ओमेगा 1 एंड फाइनली I2 ओमेगा 2, ओमेगा 2 हमको फाइंड करना है। I1 will be equal to 1/12 ml square and omega 1 means omega naught and I2 is equal to 1/12 ml square, तो होगा ही होगा क्या, और साथ में स्मॉल m l/2 का स्क्वायर, और एक और ऐसा ही होगा, स्मॉल m l/2 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और ओमेगा 2 हमको फाइंड करना है। सो 1/12 कैपिटल ml स्क्वायर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/12 कैपिटल ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 4 ml स्क्वायर बाई 4 यानी कि ml स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा 2 हमको जैसा कि मैंने बोला फाइंड करना है। सो वी कैन से दैट 1/12 ml स्क्वायर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू, ये कैपिटल M है, ध्यान रखिएगा, रॉड का मास कैपिटल M और जो बीट्स हैं उनका मास स्मॉल m लेकर हम लोग चल रहे हैं। इस स्टेप में आके आप ये जो लेंथ ऑफ द रॉड है ये फैक्टर कैंसिल होगा, और m ओमेगा नॉट बाई 12 इज इक्वल टू m, और वो m है तो ये 12, तो ये कैपिटल M प्लस 6 स्मॉल m ओमेगा 2 फाइंड करना है। तो ये 12 से 12 कैंसिल करेंगे हम लोग, और ओमेगा 2 की वैल्यू आ जाएगी तुरंत, दैट इज m ओमेगा नॉट अपॉन m प्लस 6m। ये देखिए रिजल्ट, सवाल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा सवाल है, बहुत ही रिलेवेंट, बहुत ही बढ़िया सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है। सवाल कोई कठिन आसान की बात क्या है, मैं तो कहता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस ना होने पर एक आसान सवाल भी चूक में चला जाएगा, चूक जाएगा, और प्रैक्टिस हो जाए तो एक मीडियम से एबव क्वेश्चन भी आप वहाँ पर हैंडल कर ले जाएंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके लगाए हुए होंगे आपको उतना बेनिफिट मिलेगा, आपको ये महसूस होगा, और आपको ये महसूस होता भी रहता होगा अक्सर कि जब आप टॉपिक के टच में होते हैं और पेपर देते हैं तो पेपर बेहतर होता है। जब आप टॉपिक बहुत पहले पढ़े होते हैं और पेपर देने निकल जाते हैं तो वो पेपर उतना स्मूथली सॉल्व नहीं होता है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो सॉल्व करते हैं आप कम पड़ जाते हैं, कम रह जाते हैं, और मार्क्स कम हो जाते हैं। तो टच बनाए रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक ही दिन में एक चैप्टर, मैं कह रहा हूँ कि हर चैप्टर को 5-5, 6-6 क्वेश्चन रोज लगाइए। एक दिन में 5 चैप्टर और पाँचों के 6-6 क्वेश्चन लगाइए, फिर अगले 5 चैप्टर उठा लीजिए, 6-6 क्वेश्चन लगाइए, फिर अगले 5 चैप्टर उठा लीजिए, 6-6 क्वेश्चन लगाइए। इस प्रकार से जल्दी ही सारे चैप्टर कवर करके फिर दूसरा राउंड ऐसे ही मार दीजिए, फिर तीसरा राउंड मार पाए तो ऐसे ही राउंड मार दीजिए। तो टच में, अगर टॉपिक टच में रहेगा, चैप्टर अगर टच में रहेगा तो आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। आप ये बात महसूस करिए, यही फैक्ट है। ट्यूनिंग फॉर्क फ्रिक्वेंसी 158 हर्ट्ज एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसकी फ्रिक्वेंसी है 158 हर्ट्ज, और अब इस ट्यूनिंग फॉर्क को फाइलिंग कर दी गई, और फाइलिंग करने से अच्छा ये एक दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क के साथ 3 बीट्स पर सेकेंड दे रहा है। ये नोन है
फॉर्क है, उसके साथ एक 3 बीट देता है, तो जो पॉसिबिलिटी बनती है वो ये बनती है कि या तो दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी या तो इससे 3 कम होगी, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी बनती है, या फिर इससे 3 ज़्यादा होगी, यानी कि 161 हर्ट्ज। इन दो में से कोई एक आंसर सही हो सकता है। इसके बाद क्या किया गया कि दोनों ट्यूनिंग फॉर्क की जो अननोन ट्यूनिंग फॉर्क थी उसकी फाइलिंग कर दी गई। फाइलिंग मतलब रबिंग कर दी गई। रबिंग करने से फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, और ऐसा होने पर अब 7 बीट्स पर सेकंड मिलने लगी। ये लिखा हुआ देखिए 7 बीट्स पर सेकंड मिलने लगे, बीट फ्रिक्वेंसी 7 हो गई। तो बताइए ये आंसर सही है या ये आंसर सही है? तो जब फाइलिंग करेंगे हम अननोन वाले को तो इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, तो इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़कर 165 हर्ट्ज हो सकती है, और इसकी फ्रिक्वेंसी भी बढ़कर 165 हर्ट्ज हो सकती है। क्यों? क्या 155 बढ़कर 165 नहीं हो सकता? क्या 161 बढ़कर 165 नहीं हो सकता? 155 बढ़कर ही 165 हो सकता है, 161 बढ़कर ही 165 हो सकता है। अब कह रहे हैं कि 7 बीट मिल लगे, तो देखो किसमें 7 बीट मिल रहे हैं। जब हमने इन दोनों को साथ में बजाया तो भी 7 बीट्स मिलने लगी, और जब हमने इन दोनों को साथ में बजाया तो भी 7 बीट्स मिलने लगी। यानी कि इन दोनों आंसर्स के होने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि आंसर होगा बोथ 155 एंड 161 आर पॉसिबल। ऑप्शन 3 सही है। ये क्वेश्चन बीट फ्रिक्वेंसी का, ट्यूनिंग फॉर्क वाले क्वेश्चंस का अच्छे क्वेश्चंस में से माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आंसर है 155। बिकॉज देखो ऐसा है, अगर फ्रिक्वेंसी 155 है तो भी वो बढ़कर 165 हो सकती है और इसके साथ साथ बीट दे सकती है। अगर आंसर 161 है तो ये भी बढ़कर 165 हो सकता है और इसके साथ साथ बीट दे सकता है। इसलिए ये दोनों पॉसिबिलिटी इक्वली पॉसिबल हैं। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सर्किट हमारे पास है और हमें इसका नेट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये पॉइंट ए बोला जाएगा। हाँ जी, ये है तो इसको भी ए बोलेंगे, ये सब ए होंगे, ठीक है ना। और ये पॉइंट अगर बी है तो ये पॉइंट भी बी होगा। इस प्रकार से ये दोनों रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस भी ए बी के बीच में है, और चलिए ये रेजिस्टेंस भी ए बी के बीच में और दूसरा रेजिस्टेंस भी ए बी के बीच में है। हाँ, ये भी ए बी के बीच में, और क्योंकि ये पॉइंट भी ए बोला जाएगा, बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ा हुआ, तो ये रेजिस्टेंस भी ए बी के बीच में, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। और अगर हम यहाँ पर पॉइंट को सी मान लें तो ये पॉइंट भी सी बोला जाएगा, ये पॉइंट भी सी बोला जाएगा। इस प्रकार से ये रेजिस्टेंस भी, यहाँ पर अगर बी लिखा हुआ तो ये भी बी होगा, तो ये रेजिस्टेंस भी बी सी के बीच में और ये रेजिस्टेंस भी बी सी के बीच में, तो ये दोनों भी पैरेलल में होंगे। तो आइए पहले इन दोनों की पैरेललिटी को देख लें जरा। R1 पैरेलल 30 into 6 अपॉन 30 प्लस 6 36 हो गया। तो 30 into 6 अपॉन 36, तो ये 6 और ये कटेगा तो 5 ओम आ जाएगा। इसी प्रकार से ये दोनों जो पैरेलल हैं, हाँ ये दोनों, तो 10 into 8 अपॉन 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 तो 10, हाँ 10 है ये, 10 into 8 by 18, तो ये 4 और ये 9, तो ये बनेगा 40 by 9 ओम, ठीक है ना। तो ये नेटवर्क हमारा इस प्रकार से बनने को तैयार है कि ये रेजिस्टेंस है 5 ओम, और इसके बाद ये रेजिस्टेंस जो कि आगे बना हुआ है दैट इज 4 ओम, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आया है वो आया 40 by 9 ओम, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज 8 ओम, ओके 8 ओम, और ये हो गया है पॉइंट बी। इस
प्रकार से देखिए यहाँ पे ये हो गया PQRS, ठीक है ना। तो ये एक विचित्र बन गया है। तो रेशियो आप देख लीजिए 5/4 का रेशियो 10/8 के बराबर है। हाँ, ये भी 5/4 है, ये तो 5/4 है ही है और ये भी 5/4 है। इस प्रकार से हम इस रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये पॉइंट B और ये पॉइंट C के पोटेंशियल बराबर होंगे। VB = VC, इसलिए इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये ब्रांच हम यहाँ से हटा देंगे। तो जब ये ब्रांच यहाँ से हट जाएगी, है ना, जब ये ब्रांच यहाँ से हट जाएगी, एक सेकंड बता रहा हूँ, देखिए इस ब्रांच को हमने यहाँ से हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है ना। इन दोनों ब्रांचेस को हमने यहाँ से हटा दिया, ये लीजिए, ये हटा हुआ आपको नजर आ गया। तो अब हमें A और B के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो जब ये हट गया तो ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए 9 और ये दोनों सीरीज में हो गए 18। तो AB के बीच में जो नेट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 9 और 18, तो 9 × 18 अपॉन 9 + 18, क्योंकि ये दोनों सीरीज में बनेंगे 9 और ये दोनों सीरीज में बनेंगे 18 और ये दोनों आपस में पैरेलल में होंगे। तो 9 × 18 अपॉन 27, 9 3 जा 27, 3 6 जा 18, 6 ओम इसका रिजल्ट है। रिजल्ट आ चुका है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पहले से करा हुआ रहेगा तो आप जल्दी इसको कर पाएंगे। लॉन्ग सोलेनॉइड हैविंग 200 टर्न्स एंड कैरीज करंट I मैग्नेटिक फील्ड एट इट्स एक्सिस इज दिस। दूसरी सोलेनॉइड है जिसमें 100 टर्न्स हैं, हैविंग 100 टर्न्स पर सेंटीमीटर एंड कैरी करंट I/3, देन द मैग्नेटिक फील्ड एट देयर एक्सिस इज इक्वल टू। तो सोलेनॉइड के बारे में आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये फार्मूला होता है। इस प्रकार से B1 और B2 का जो रेशियो होगा वो N1 और N2 के रेशियो में और साथ ही साथ I1 और I2 के रेशियो में होगा। B1 की वैल्यू 6.28 × 10⁻², ठीक है ना, और B2 हमको फाइंड करने को कहा गया है और ये है 100 टर्न्स। मैं देखता हूँ 200 नहीं 200 और ये 100 और यहाँ पे करंट I और यहाँ पे करंट I/3। So this is 2 × 3 means 6. This is 6.28 × 10⁻²/B2. So B2 is equal to 6.28 × 10⁻² divided by 6. So it is 1.04 × 10⁻² टेस्ला, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आपका बन जाएगा सेकेंड रिजल्ट मोस्ट क्लोजेस्ट टू द 1.04 1.05 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर और वेबर पर मीटर स्क्वायर कार्ड टेस्ला। ये सब मैंने नोट से बताया हुआ आप लोगों को। वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग टेस्ला कहते हैं। आइए आगे चलें। अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिए। ये एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की जो दर है वो है 4 टेस्ला पर सेकेंड। ये मैग्नेटिक फील्ड के बदलने की दर है। इस समय जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ये लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर है। और हमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये वो जगह है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो उसके आसपास एक सिमेट्रिकल लाइन बनती है जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्लोज कर्व होते हैं, ये कभी ओपन कर्व नहीं होते हैं। ये पॉइंट P है और हमें यहाँ पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करना है। ये जो एरो में बता रहा हूँ ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहे हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज कर्व होती है, नॉन कंजर्वेटिव होती है। ये दूरी आपको R दिखाई पड़ रही हुई और ये दूरी आपको कैपिटल R मतलब रेडियस, ठीक है ना। स्मॉल r 10 है, कैपिटल R 5 है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का मेथड आपको में से सभी को लगभग याद होगा, मालूम होगा, और अगर कुछ भूल रहा है तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का ये बेस्ट फार्मूला है d∅dt = E × L। L यहाँ पर इस लूप की लंबाई है
पर जो पॉइंट है उस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। और इसी को लेकर हम एक क्लोज्ड लूप बनाते हैं और इसी क्लोज्ड लूप की लंबाई L होती है। d∅dt, फाई में होगा P और A इक्वल टू EL, ये E इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। A को बाहर ले लेंगे, B को अंदर छोड़ देंगे, इक्वल टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू L। A हो गया 5 इंटू 10⁻⁻⁴। फील्ड के बदलने की रेट है 4 टेस्ला पर सेकेंड और E हमें फाइंड करना है और L की वैल्यू 2πr। R मतलब 10। चलिए अच्छा मैं लिख देता हूँ, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ यहाँ पर। E इंटू L का मतलब हो गया 2πr, तो ये हो गया 2 इंटू 3.14 और ये हो गया आपका 10 इंटू 10⁻⁻², ठीक है ना। ये हो गया 10 इंटू 10⁻⁻², πr²। इस स्टेप को जरा रोकिए जरा ध्यान से। आइए एक स्टेप बढ़ाते हैं पहले। πr² dv/dt इक्वल टू E इंटू L और L का मतलब हो गया 2πr। तो पाई से पाई कट चुका है, ठीक है। अब आप वैल्यू रखिए आराम से। हाँ 5 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 10⁻⁻⁴ और रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड 4। E हमको फाइंड करना है और ये हुआ 10 इंटू 10⁻⁻²। सो ये हो गया आपका 2R, 2 ये है, R ये है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो गया 25। चलिए 100 कर लेते हैं। 100 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻⁻1। सो दिस इज 50 इंटू 10⁻⁻³ वोल्ट पर मीटर, कह सकते हैं हम लोग 0.05 वोल्ट पर मीटर। बहुत ही बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का यही प्रॉपर तरीका है। आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट करें और उन्हें सॉल्व करें, आप पाएंगे कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का यही एक प्रॉपर मेथड, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखें जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट पोलराइज्ड। देखिए जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं सिर्फ वही पोलराइज होती हैं और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं वो कभी भी पोलराइजेशन शो नहीं करती। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि ट्रांसवर्स होती है, ये पोलराइज होगी, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ये तीनों 1, 2 और 3 ये तीनों पोलराइज हो सकती हैं। लेकिन ये अल्ट्रासोनिक वेव हैं, ये जो होती हैं वो साउंड वेव होती हैं। और साउंड वेव कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ये देखिए कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन। ये है साउंड वेव का नेचर, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन। तो इस प्रकार की जो वेव होती है वो इस प्रकार से, उसके मॉलिक्यूल इस प्रकार से वाइब्रेट करते हैं, मीडियम के मॉलिक्यूल इस प्रकार से वाइब्रेट करते हैं और ऐसी वेव को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और ये कभी भी पोलराइजेशन शो नहीं करते। ठीक है, अच्छा सवाल है, कोई डाउट ही नहीं, अच्छा सवाल, बहुत छोटा अच्छा सवाल। क्वेश्चन है कि कौन से केस में अमीटर रीडिंग नहीं देगा। तो देखिए पहले केस में ये रिवर्स बायस नजर आ रहा है और ये फॉरवर्ड बायस नजर आ रहा है। रिवर्स बायस हो जाने की वजह से इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा और इसका रेजिस्टेंस 0 होगा। तो जब इनफाइनाइट ओम और 0 ओम सीरीज में होंगे तो जो R बनेगा वो इनफाइनाइट बनेगा और करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। I will become 0, अमीटर रीडिंग will be 0। इसमें ये दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, दोनों अच्छी तरह करंट को जाने देंगे। इसमें आइए सब बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें देखिए ये है फॉरवर्ड बायस और ये है रिवर्स बायस। तो ये करंट को जाने नहीं देगा, ठीक है ना, लेकिन ये करंट को जाने देगा और करंट यहाँ से होकर ऊपर जाएगी, फिर नीचे उतरेगी और अमीटर में रीडिंग आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ये है फॉरवर्ड बायस और ये है रिवर्स बायस, और सॉरी ये है, दोनों हैं फॉरवर्ड बायस। तो करंट यहाँ तक आएगा और यहाँ तक आने के बाद ये दो भागों में
बटेगा, यहाँ भी करंट जाएगा, यहाँ भी करंट जाएगा, वो उतर जाएगा यहाँ पर और एमीटर फिर से रीडिंग देना स्टार्ट कर देगा। तो पहले वाला वो केस है जिसमें एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस सीरीज में है, जिसकी वजह से नेट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट बन रहा है और इस केस में करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल मानेंगे हम भाई इसको, अनडाउट कि ये अच्छा सवाल है। दो पार्टिकल्स हैं ए और बी जो मूव कर रहे हैं वेलोसिटी v1 और v2 से, r1 r2 पोजीशन पर थे। तो r1 r2 v1 v2 में रिलेशन बताना है कि दोनों आगे जरूर कोलिजन करें। एक पार्टिकल यहाँ पर है मान लीजिए, एक पार्टिकल यहाँ पर है मान लीजिए। ये पोजीशन r1 पोजीशन है और इसकी पोजीशन वेक्टर मान लीजिए r2 है। अब इन दोनों ने v1 और v2 वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया और आगे जाके ये दोनों कोलाइड कर गए, ठीक है ना। तो हमें r1 r2 और v1 v2 का रिलेशन निकालना है। जब दोनों कोलाइड कर जाएंगे तो दोनों का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कॉमन हो जाएगा। कब? जब दोनों कोलाइड कर जाएंगे तब दोनों का पोजीशन वेक्टर कॉमन हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर कॉमन हो जाने की वजह से, पोजीशन वेक्टर कॉमन हो जाने की, एक सेकेंड, पोजीशन वेक्टर कॉमन हो जाने की वजह से चलिए ये हो गया कॉमन पोजीशन वेक्टर। तो अगर इस कॉमन पोजीशन वेक्टर को हम ऊपर के रास्ते से देखें तो ये होगा r1 प्लस v1t, क्योंकि ये दूरी होगी v1t और ये दूरी होगी v2t। नहीं, r1 प्लस v1 नहीं लिख सकते क्योंकि सेम डायमेंशनल क्वांटिटीज को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो दूरी से दूरी ही जुड़ती है, वेलोसिटी से वेलोसिटी ही जुड़ती है, फोर्स से फोर्स ही जुड़ता है वेक्टर में, ठीक है ना। और यही r हम नीचे वाले सिस्टम से देखें तो दिस विल बी r2 प्लस v2t। इस प्रकार से ये दोनों सेम चीज़ को शो कर रहे हैं। सेम चीज़ को शो करने की वजह से हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। दैट विल बी r2 प्लस v2t। तो यहाँ से देखें तो r1 माइनस r2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1t। ये रिलेशन आ तो गया लेकिन ये ऑप्शन में हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लें, दैट इज r1 माइनस r2 अपॉन v2 माइनस v1। जब हमने ये लिखा तो हमें लगा कि यार कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि दो वेक्टर्स का विभाजन नहीं किया जा सकता। ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो हमने दोनों तरफ मॉड लगा दिया। हाँ, यहाँ भी मॉड लगा दिया और यहाँ भी मॉड लगा दिया और इस मॉड वैल्यू को हम a में रख देंगे। तो तब इसको हम a में ले जाकर रखेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, the expression will be r1 minus r2 is equal to v2 minus v1 और t की जगह पर हम लिखने जा रहे हैं r1 माइनस r2 वेक्टर का मॉड अपॉन v2 माइनस v1 वेक्टर का मॉड। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ चुका है। फिर भी मुझे आंसर मैच कराना है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ठीक करने जा रहा हूँ। और ठीक हम ऐसे करने जा रहे हैं, देखिए r1 माइनस r2 अपॉन r1 माइनस r2 वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू v2 माइनस v1 वेक्टर अपॉन इसी वेक्टर का मॉड v2 माइनस v1 का मॉड। तो ये क्या बन गया? ये बन गया r1 माइनस r2 वेक्टर का कैप, क्योंकि वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड यानी कि कैप इज इक्वल टू v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का कैप मतलब हाँ इस वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये दो वेक्टर नहीं है, ये एक सिंगल वेक्टर है r1 माइनस r2 और ये भी सिंगल वेक्टर है v2 माइनस v1 और ये इसका कैप हो गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग r12 का कैप
इज इक्वल टू V21 का कैप R12 यानी कि R1 माइनस R2 और V21 मतलब V2, V21 मतलब V2 माइनस V1। तो ये सही रिजल्ट है, जिसको शॉर्ट में ऐसे ऑप्शन में लिखा गया है। फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन अच्छा है, आपके लिए थोड़ा सा कठिन भी हो सकता है, लेकिन इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे तो ये आपको धीमे धीमे आसान लगने लगेगा। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर जिसका मास m है, रेडियस r है, रोटेट कर रहा है, और एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका सेम मास है, सेम रेडियस है, वो भी रोटेट कर रहा है एक्सिस के अलाउंग। अगर लेकिन उसकी एंगुलर वेलोसिटी स्फीयर से डबल है, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, तो रोटेशन की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप समझेंगे स्फीयर के लिए और सॉलिड सिलेंडर के लिए। तो स्फीयर के लिए आप लिखेंगे 2/5 mr²। एक सेकेंड, ½ I ω², और यहाँ भी ऐसे लिखेंगे ½ I ω², तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो I1 that will be 2/5 mr² ω², और दिस इज ½ mr² और 2 ओमेगा का स्क्वायर। तो mr² ω² कैंसिल हो गया। तो ऊपर है 2/5 और नीचे है 1/2 × 4, 1/2 × 4 यानी कि 1/2। तो 2/5/2 यानी कि 2/5, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1:5 का रेशियो आएगा। दैट इज फोर्थ ऑप्शन, 2:5 का रेशियो। क्वेश्चन सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फोकस में रहेंगे तो ऐसे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होते चले जाएंगे। कंसंट्रेशन बनाए रखिए, इस बात का ध्यान रखिए। डायमेट्रिकली टनल खींच दी गई अर्थ में, और क्या किया गया भाई, इसके बाद टनल खींचने के बाद एक बॉल को यहाँ से गिरा दिया गया, और जब वो बॉल सेंटर पर पहुंची तो उसकी वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। ये वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है। बॉल को यहाँ से छोड़ा गया u = 0 से, ठीक है ना। अर्थ का मास आप जानते हैं me से रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस को re से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए k इनिशियल प्लस u इनिशियल = k फाइनल प्लस u फाइनल का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला हम हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेज हों और एक भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो। यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मेरा मतलब है कहीं भी फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स ना हो, तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो k इनिशियल = 0 और u इनिशियल = m × v, और k फाइनल = ½ mv² एंड v फाइनल = माइनस, चलिए अभी प्लस लगा लीजिए, m × v2, तो माइनस m × g m/r ये सरफेस का पोटेंशियल = ½ mv², और माइनस m और सेंटर का पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स होता है। अगर आपको ध्यान हो तो देखिए, ये है सरफेस का पोटेंशियल माइनस साइन के साथ, और ये है 3/2 टाइम्स सरफेस का पोटेंशियल माइनस साइन के साथ। इस तरीके से ½ mv² = 3/2 g m/r, और माइनस g m/r, तो 3/2 - 1 यानी कि 1/2 g m/r = ½ mv²। तो हाफ और m कैंसिल हो गया, बॉल का मास कैंसिल हो गया, और इस तरीके से v² = g m/r, ठीक है ना। और g m को हम लोग लिखते हैं स्मॉल g re², ठीक है ना। लिखते हैं कि नहीं लिखते, g m = हाँ ध्यान करिए,
g इंटू मास ऑफ अर्थ इक्वल टू स्मॉल g रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये फार्मूला कहाँ से आता है? ये फार्मूला यहाँ से आता है जब हम सरफेस पर g का मान देखते हैं तो g का मान GME, सरफेस पर g का मान GME ओवर r स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा मेमोरी में जो डाली है, सरफेस पर g का फार्मूला यही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से r से r कट जाएगा और ये आ जाएगा GRE। इसलिए वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज इक्वल टू अंडर रूट GRE। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा पोटेंशियल वगैरह इसमें ध्यान रहेगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर पोटेंशियल के फार्मूले नहीं ध्यान रहेंगे तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है -GME ओवर r और सेंटर पर उसका 1.5 गुना होता है, यानी कि 3/2 टाइम्स होता है, यानी कि माइनस का 3/2 GME ओवर r। r यहाँ पर अर्थ का रेडियस है, m यहाँ पर अर्थ का मास है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 पे हम लोग आ गए हैं। SHM करती हुई बॉडी है और दो SHM यहाँ पर सुपर इम्पोज हो रहे हैं। एक SHM प्योर साइन का फंक्शन है और दूसरा SHM प्योर कॉस का फंक्शन है। तो साइन वाले को हम साइन के आगे बना देंगे, a1 इज इक्वल टू 3, और प्योर कॉस वाले को हम कॉस वाली लाइन पर बना देंगे, दैट इज a2 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। और ये दोनों एम्पलीट्यूड सुपर इम्पोज कर जाएंगे और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड शुड बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू द वेक्टर मेथड a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, तो ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर है। इस प्रकार से अंडर रूट 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस 16, अंडर रूट 25 और अंडर रूट 25 मीन्स 5। ये हो गया एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन आसान है और किस आर्टिकल का ये क्वेश्चन किस आर्टिकल का है? ये क्वेश्चन है, इस आर्टिकल का नाम है सुपरपोजिशन ऑफ 2 SHM वाइब्रेटिंग इन अलोंग द सेम लाइन। एक ही लाइन पर दो SHM एक ही लाइन पर जब दो पार्टिकल SHM कर रहे होते हैं और किसी वजह से वो इम्बेड हो जाते हैं, इम्बेड मतलब गुत्था हो जाते हैं, अलग नहीं हो पाते हैं, तो एक नया SHM स्टार्ट हो जाता है जिसका एम्पलीट्यूड इस फेजर मैट्रिक्स से निकाला जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम्ब इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स सच दैट देयर charges are in the ratio 2:3. These two charges are kept at distance 1 meter apart. Vacuum, then the electric force between them will be equal to, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा? एक चार्ज को 2:3 दो भागों में डिवाइड किया गया। ये चार्ज है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया और Q1 और Q2 का जो अनुपात रखा गया वो 2:3 रखा गया। इसका मतलब ये हुआ, हाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं, को 2 मान लीजिए, को 3 मान लीजिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप Q को 5 भागों में बांटिए, हाँ 2 और 3 5 भाग करने पड़ेंगे क्योंकि, और इसको आप 2 भाग दे दीजिए और Q को आपको 5 भागों में तो बांटना ही है बिल्कुल। जब इसको 2 हिस्से देने हैं, उसको 3 हिस्से देने हैं, तो हिस्से कितने करने पड़ेंगे? 5। जब इसको 2 हिस्से देने हैं, हाँ इसको 2 हिस्से देने, इसको 3 हिस्से देने, तो हिस्से करने पड़ेंगे 5, और 5 हिस्से करने के बाद 2 हिस्से Q1 के हाथ में लगेंगे और 3 हिस्से Q2 के हाथ में लगेंगे। इस प्रकार से Q को 5 भागों में डिवाइड करके इनको हम 3 भाग दे देंगे, ठीक है ना। अब इनके बीच लगने वाला फोर्स Q का मान यहाँ पर आप ध्यान रखिए 1 माइक्रोकूलम्ब है, तो ये हो गया 2/5 और ये हो गया 3/5। हाँ Q की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम्ब है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है इसको। और दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/5 इंटू 3/5 इंटू 10 टू द पावर -12, 10 टू द पावर -12, और कितनी दूरी पर रखे गए हैं? 1 मीटर दूरी पर रखे गए हैं, यानी कि 1 का स्क्वायर। ये लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा है Q1, ये Q2 माइक्रो को कूलम्ब में कन्वर्ट किया गया और अपॉन r स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 and this is actually 6/25 into 10 to the power -12, फिर 10 to the power -3 के आसपास 54 into 25 into 10 to the power -3। So this is approximately मैं बात करूँ तो दूरी पता ये 2.1 और 10 to the power
-3, 10 to the power -3, so this will be 0.02। हाँ देखिए, 1 जाएगा, 2 जाएगा, तो 0.00, हाँ 002, ठीक है ना। ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। सवाल बहुत सिंपल है। मुझे लगता है कि अगर कोई स्टूडेंट इस सवाल में अटकेगा तो सिर्फ वो इस पॉइंट पर अटकेगा। अगर उसका सवाल गलत होगा तो इसकी वजह से गलत होगा, क्योंकि वो क्यू को 2:3 में डिवाइड अगर नहीं कर पाया तो सवाल आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल एंट्री कर रहा है, और हाँ मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल एंट्री करता है, इस तरीके से दिखाया गया है। और एंट्री करने के बाद ये टर्न होगा, क्योंकि फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है, क्योंकि फील्ड इनटू द पेपर है और पार्टिकल ऑन द पेपर है, इसलिए वेलोसिटी और फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इस पे फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, जिसकी वजह से वो उस तरफ घूमना स्टार्ट करेगा। पाथ सर्कुलर होगा, ये बात सभी को मालूम होगी कि पाथ सर्कुलर होगा, और वो इस प्रकार से एंट्री करता हुआ, इस प्रकार से एंट्री करता हुआ ऊपर की तरफ घूमता हुआ जाएगा, और इस प्रकार से घूमकर इस जगह से उसी गति से वापस आ जाएगा, उसी स्पीड से वापस निकलेगा जिस स्पीड से उसने एंट्री की थी। ये एंगल थीटा है। तो हमारा क्वेश्चन है कि पार्टिकल फील्ड में कितनी देर रहा। ये सर्किल का सेंटर होगा, ये सर्किल का रेडियस होगा, ठीक है ना। हाँ ये भी सर्किल का रेडियस होगा। हमारा क्वेश्चन है कि पार्टिकल फील्ड में कितनी देर रहा। तो एक्चुअली टाइम निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो रेडियस वेक्टर है वो कितने डिग्री घूमा, यानी कि हमें ये एंगल देखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डेल्टा थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल 90 - थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा। अगर फिर से देख लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या कहा। ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल 90 - थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल 90 - थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा। और अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये और ये एंगल भी होगा 90 - थीटा, और ये एंगल भी होगा 90 - थीटा। हाँ ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों 90 - थीटा की। तो मैंने नीचे की वहाँ जगह नहीं है लिखने की, भाई जगह नहीं है, इसलिए मैंने उसको वहाँ से हटा के यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना। आइए हम जानते हैं सर्कुलर मोशन में टाइम निकालने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन एंगुलर वेलोसिटी। आइए डेल्टा थीटा को हम लोग यहाँ पर पहले ही कैलकुलेट कर लें, नहीं तो बाद में फंसेंगे जाके। तो डेल्टा थीटा क्या है, 360 - 90 - थीटा प्लस फिर से वही एंगल 90 - थीटा, ठीक है ना। दो बार है ना, ये भी 90 - थीटा, ये भी 90 - थीटा, और 360 से घटा देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल है वो 360 है, और 360 में हम ये दो एंगल हटा देंगे तो आपका डेल्टा थीटा आ जाएगा। तो ये आपका बन गया 360 - 180 प्लस 2 थीटा। सो दिस विल बिकम 180 प्लस 2 थीटा, जिसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रेडियन में, पाई प्लस 2 थीटा रेडियन। ये डिग्री में है ऊपर और नीचे लिखा हुआ है रेडियन में, ठीक है। आइए यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो गया एंगल पाई प्लस 2 थीटा, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। तो टी ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा पाई प्लस 2 थीटा अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर बाहर टी आ जाएगा। ये आपका वो टाइम है जितने टाइम तक ये पार्टिकल फील्ड के अंदर ट्रेवल करेगा, और इतने टाइम के बाद वो फील्ड से बाहर आ जाएगा। एक्चुअली जो बाहर से आता है वो बाहर जरूर जाता है, ठीक है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से एंट्री करेगा वो अल्टीमेटली बाहर जरूर जाएगा, चाहे वो उसी बाउंड्री से बाहर जाए, या वो इस बाउंड्री से बाहर जाए, या वो इस बाउंड्री से बाहर जाए, लेकिन वो बाहर से अगर एंट्री करेगा तो उसे बाहर जाना बिल्कुल तय है। कोई कह रहा है कि अगर हम फील्ड को बहुत ज़्यादा फैला दें तो बाहर नहीं जा पाएगा। अगर तुम फील्ड को बहुत ज़्यादा फैला दोगे तो वो मुड़कर बाहर चला जाएगा। अगर फील्ड छोटा होगा तो वो यहीं से बाहर चला जाएगा, या यहाँ से बाहर चला जाएगा। और अगर फील्ड तुम यहाँ तक फैला दोगे तो
ठीक है, उसे घूमने का मौका मिल जाएगा और वो जिस बाउंड्री से एंटर करेगा उसी बाउंड्री से बाहर जाएगा। बिल्कुल तय बात है, जो बाहर से आएगा वो बाहर जरूर जाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड में बाहर से एंट्री करेगा तो बाहर जरूर जाएगा, चाहे उसका पाथ सेमी सर्कुलर हो, चाहे वो मोर देन सेमी सर्कुलर हो ये वाला, चाहे वो लेस देन सेमी सर्कुलर हो। लेकिन अगर बाहर से एंट्री हुई है तो अल्टीमेटली उसको बाहर जाना बिल्कुल तय है। तो लेंसेज हैं यहाँ पर हमारे सामने, एक की फोकल लेंथ 2 मीटर है और दूसरे की फोकल लेंथ 1 मीटर है और इनके सामने एक ऑब्जेक्ट है और इमेज कहाँ बनेगी ये पता लगाना है और सोर्स से इमेज की दूरी का पता लगाना है। तो आइए पहले लेंस के लिए हम लोग काम करें। पहले लेंस के लिए u का मान 4 है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। u का मान 4 मीटर है तो 1/v1 माइनस 1/u1 इज इक्वल टू 1/f1, सो 1/v1 माइनस 1/-4 इज इक्वल टू 1/2। ये हो गया प्लस, उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1/v1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4 यानी कि 1/4, यानी कि v1 इज इक्वल टू 4 मीटर। v1 4 मीटर हो गया, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, पहली इमेज बनेगी वो, पहली जो इमेज बनेगी वो यहाँ जाकर बनने की कोशिश, यहाँ जाकर बनने की कोशिश करेगी, लेकिन वहाँ बन नहीं पाएगी क्योंकि रास्ते में सेकंड लेंस आ जाएगा। तो ये पहली इमेज होगी जो दूसरे ऑब्जेक्ट का काम करेगी। पहला ऑब्जेक्ट, ये पहली इमेज, और पहली इमेज इसके द्वारा बनाई गई पहली इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। हाँ जी, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट जब गिरती है तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। आइए दूसरे लेंस के लिए बात करें। दूसरे, हाँ, ये पूरा 4 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है और ये दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक है ना। ये पूरा 4 मीटर है और ये दिया हुआ है 3 मीटर, तो ये जो बचेगा वो बचेगा 1 मीटर, ठीक है ना। तो जो दूसरा लेंस है f2 वाला, हाँ, उसके लिए ऑब्जेक्ट की दूरी होगी 1 मीटर, ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा, u का मान पॉजिटिव होगा, 1/v2 माइनस 1/u2 इज इक्वल टू 1/f2, सो 1/v2 माइनस 1/1 इज इक्वल टू 1/1, सो 1/v2 इज इक्वल टू 2, सो v2 इज इक्वल टू 1/2 यानी कि 0.5 मीटर। तो ये गया और यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन हो गया, फाइनल इमेज यानी कि I2, ठीक है ना। तो सोर्स से लेके I2 तक की दूरी, O से लेके I2 तक की दूरी 4 प्लस बीच वाला 3 और आगे वाला 0.5। हाँ जी, ये 4 और ये 3 और ये 0.5, तो ये हो गया 7.5 मीटर। सवाल ये बहुत ही अच्छा सवाल, बिल्कुल छोटा भी है, आने लायक सवाल, वो सवाल जो जिनका सलूशन ज़्यादा बड़ा ना हो और टेक्निक उसमें कुछ लग रही हो। ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन कोई टेस्ट में रखा जा रहा है जिससे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएं, क्योंकि जितने अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे उनके सलूशन आपको मिल जाएंगे। सलूशन के अलावा कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप व्हाट्सअप करके या आके पूछ सकते हैं। ये सब प्रोसेस में आप लगे रहेंगे तो कुछ ऐसी बात बन जाएगी कि जो क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है वो आपको आ जाएगा, और जो गलत होने वाले क्वेश्चन आपको बहुत सारे आने लगे तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ी हुई है K इज इक्वल टू h न्यू माइनस W, यानी कि जो इंटरसेप्ट होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो ये ग्राफ आता है जिसका स्लोप पॉजिटिव होता है और इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है। तो वर्क फंक्शन फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है -1, हाँ -1, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 और यहाँ पे लिखा हुआ है -2। तो वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, ये जो यहाँ जो निशान होगा, यहाँ जो मार्किंग होगी वही वर्क फंक्शन होगा। तो ये मार्किंग वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आसान सवाल है,
लेकिन उनके लिए जिन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा है उनके लिए आसान है, और जो थोड़ा मिस कर जाएंगे उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक लॉजिक गेट बना हुआ है, दो इनपुट सिग्नल ए और बी बने हुए हैं। ए यहाँ दिया जाएगा, बी सिग्नल यहाँ दिया जाएगा, और हमें आउटपुट फाइंड करना है। आइए पहले ये देख लें कि यहाँ पे क्या आएगा। हाँ, यहाँ पर ए के ऊपर नॉट और यहाँ पर बी के ऊपर नॉट आएगा, क्योंकि ये नॉट गेट को पार करेंगे। और फिर ये एक नॉर गेट को पार करेंगे, तो ए नॉट, बी नॉट, और फिर ये नॉट मतलब नॉट, ठीक है ना। ये है एक्चुअली वाई, ये होगा मतलब वाई पर जो पहुंचेगा वो ये चीज होगी। अब आपको डिमॉर्गन थ्योरम आपको आती होगी, जो पूरे पे नॉट होता है वो दोनों पे डिवाइड किया जा सकता है। हाँ, ये जो फुल नॉट है वो इन दोनों पे तोड़ के लगाया जा सकता है, बशर्ते कि बीच में और हो तो ऐड कर दें और ऐड हो तो और कर दें। अच्छा, ए नॉट का नॉट यानी कि ए और बी नॉट का नॉट यानी कि बी, ठीक है ना। तो ये जो गेट आपके सामने है ये एक एंड गेट है, ए एंड बी। तो एंड गेट वाला आंसर आपको करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 1 1 का 1 1 का 1, हाँ 1 1 का 1, 0 0 का 0, 0 1 का 0, ये आउटपुट में जो यहाँ लिख रहा हूँ वो आउटपुट है। 1 0 का 0, 1 1 का 1, 0 0 का 0। तो देखिए किसमें ये 1 0 0 0, 3 बार 0 यहाँ नहीं है। 1 0 1 1 गलत हो गया, 1 0 1 1 गलत हो गया। अरे भाई वो ऑप्शन चॉइस करो जिसमें पहला 1 हो, फिर 3 बार 0 हो, 0 0 0, फिर 1 हो और फिर 0 हो, 1 फिर 3 0, फिर 1 फिर 0, 1 फिर 3 0, फिर 1 फिर 0। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। लॉजिक का क्वेश्चन एग्जाम में आने के बिल्कुल तय है। तैयारी कर लीजिए अच्छी तरीके से, MTS देते रहिए। बायोलॉजी टॉपिक टेस्ट NTS आपको देना चाहिए। MTS आपका वैसा टेस्ट है जो बिल्कुल नीट के हिसाब से आपके लिए बनाया जा रहा है, और जो बायोलॉजी टॉपिक टेस्ट है वो आपकी बायोलॉजी की तैयारी को और अच्छा करने के लिए किया जा रहा है। 2 टेस्ट चल रहे हैं फिलहाल, और दोनों के महत्व हैं। आपको मेहनत जरूर पड़ेगी, लेकिन अगर आप उनमें प्रॉपरली हिस्सेदारी लेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। बात मेन ये है कि हर चीज़ के लिए बहाना चाहिए। जब आप NTS ज्वाइन करते हैं तो आप बायोलॉजी के लिए खूब पढ़ाई कर लेते हैं, जब आप MTS ज्वाइन करते हैं तो आप कॉमन में भी लगे रहते हैं, तो जब आप बायोलॉजी में भी लगे रहते हैं और तीनों सब्जेक्ट में भी लगे रहते हैं, तो एक ऐसी स्थिति बनती जरूर है जो आपके सिलेक्शन के लिए पर्याप्त हो जाती है। तो सिलेक्शन के लिए प्लेंटी ऑफ नॉलेज एंड प्लेंटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आप बनाए रखिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। और उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह आ गए होंगे। कोई बात अगर पूछनी होगी तो आप मिलकर या व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। चलिए, गुड नाइट।